जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गोपाल लाठी आपके सामने हिंदी की सीरीज को लेकर, और इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, अभी संज्ञा की हमारी सीरीज चली हुई है। उस संज्ञा की सीरीज में हम लोग आज लास्ट संज्ञा पर है। भाववाचक संज्ञा हम लोगों ने जाननी है, तो देखते हैं जरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम लोग देखकर चल रहे हैं। भाववाचक संज्ञा में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर जरा किसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, परिभाषा जानेंगे इसकी जरा हम लोग कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा में हम लोग देखेंगे जरा यहां पर भाववाचक संज्ञा की। जो भाववाचक संज्ञा है, हम लोग जानेंगे जिन संज्ञा शब्दों जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, दशा, आकार या अवस्था, दशावस्था, आकार का बोध हो, आकार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोगों ने परिभाषा जानी है भाववाचक संज्ञा की कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था या आकार का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हम लोग जानने किसे गुण को, दोष को, दशा या अवस्था को, आकार को जानते हैं। इनका गुण जैसे हम लोग कहने लगे ईमानदारी एक गुण होता है, ईमानदारी गुण। हमने कहा भलाई, अच्छाई, ये गुण होते हैं। तो इनका बोध हो, या फिर दोष कहने लगे हम लोग बुराई कहने लगे, बेईमानी, कपटी, लालची, हम लोग कहने लगे। दशा या अवस्था जैसे हमने कहा बीमार या रोगी कहे स्वस्थ, ये दशा या अवस्था। या उसकी अवस्था अमीरी या अमीर कहे हम लोग, या गरीबी में जी रहा तो गरीबी, ये उसकी अवस्था है। हम लोग कहें उसकी अवस्था है अमीर और गरीब, हम लोग देखकर चले उसकी अवस्था कहें हम लोग। साथ में आकार जैसे हमने कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये आकार है। जैसे मतलब कहने का अर्थ है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करके चले, हमने केवल परिभाषा सीखी अभी, परिभाषा के साथ में हम लोग पहचान भी जानेंगे। पहचान में भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम लोग छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वही भाव है। जो महसूस किए जाते हो, जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हम लोग, छू नहीं सकते, केवल महसूस किए जाते हैं, तो महसूस करने वाले को ही भाव कहेंगे। भाववाचक संज्ञा कैसी होगी फिर? तो महसूस की जाने वाली होगी, जिन्हें छू नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी पहचान को भी नोट कर देते हैं हम लोग जरा। जैसे हमने कहा प्रेम का भाव होता है जी क्रोध का भी भाव होता है, महसूस किया जाता है, उन्हें छू नहीं सकते हैं। हमने कहा क्रोध को कहने लगे तो क्रोध को हम लोग छू नहीं सकते। मिठास महसूस की जाती है, भाव होता है। हमने कहा जैसे यहां पर खटास भी महसूस की जाती है, भाव होता है। ये हम लोग कहते हैं कि छूना
तो हम लोग कहते हैं कि खटास का अनुभव होता है, महसूस की जाती है, भाव होता है। केवल देखकर आपको लगेगा उन्हें कि वो वस्तु खट्टी है मीठी है, तो बहुत सी चीजें पहचान नहीं पाओगे आप लोग ना। तो केवल महसूस की जाने वाली वस्तु जिन्हें हम लोग छू नहीं सकते हैं, वे क्या आएंगे आपके भाववाचक में। देखो पहचान लिख देते हैं हम लोग जरा, भाववाचक की पहचान। पहचान क्या करेंगे आप लोग भाववाचक में? पॉइंट नंबर 1 हमने कहा जिसे छू नहीं सकते या स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे स्पर्श या छू नहीं सकते, स्पर्श या छू नहीं सकते। पहला पॉइंट तो ये याद रखना, छू नहीं सकते, जिन्हें स्पर्श नहीं कर सकते या छू नहीं सकते, केवल महसूस किए जाते हैं वे। सेकंड पॉइंट पर दिखाई ना देने वाले, पराई दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई ना देने वाले, दिखाई ना देने वाले। कुछ यदि दिखाई देते हैं तो हम लोग उनकी कंडीशन देखेंगे, उन्हें छू सकते हैं क्या? अगर दिखाई देता है तो छू सकते हैं उसे आप लोग, दिखाई ना देने वाले। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर जान रहे हम लोग, सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में, मतलब भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है, सदैव एक वचन में रहती है भाववाचक संज्ञा, हम लोग ये भी याद रखेंगे, सदैव एक वचन में रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने एक ये भी जानना, सदैव एक वचन में, लेकिन इनका बहुवचन बना दे तो क्या होगा उसे भी जानेंगे हम लोग। हमने कहा बहुवचन बना भी सकते हैं या नहीं वो भी जानेंगे, लेकिन भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही होगी। हमने कहा जिन शब्दों के अंत में, एक हम लोग जान रहे, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई है, तव ता, ई तव ता, पन हट वट, पा क व, स त र आदि, आदि शब्द जुड़े होते हैं, आदि शब्द जुड़े होते हैं, आदि शब्द जुड़े होते हैं, आदि शब्द जुड़े होते हैं और उन्हें स्पर्श न कर सके, और उन्हें स्पर्श न कर सके, स्पर्श न कर सके, केवल महसूस किए जाते हैं, केवल महसूस किए जाते हैं, महसूस किए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा में शामिल होते हैं, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं, भाववाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हमने कहा जिसे छू ना सके, कि दिखाई ना देने वाला, सदैव एक वचन में रहता हो, और जिन शब्दों के अंत में ई तवता पन हटवट पाकावा संतर लगे हो और उन्हें छू ना सके, स्पर्श न कर सके, वे भाववाचक संज्ञा में शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखा दे हम, जैसे जैसे हम लोग देखें यहां पर बड़ाई, बड़ाई महसूस की जाती है, छू नहीं सकते बड़ाई को, और एक वचन में है। हमने कहा बुराई, बुराई एक वचन में है और महसूस की जाती है, और ई भी लगाए देखो अंत में, तो महसूस करने वाला हो और अंत में इनमें से हो तब भी भाववाचक संज्ञा बनती है। हमने कहा बचपन, बचपन, हमने कहा पन लगा है अंत में, पन, और महसूस किया जाता है, एक वचन में है। बनावट, बनावट, वट लगा है अंत में, वट, और एक वचन में है। घबराहट, 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 तो घबराहट को महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, और एक वचन में है। बनावट को महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते, एक वचन में है, और अंत में वट लगा है, इसमें अंत में हट लगा है। हमने पॉइंट लिख रखे, हट वाला भी देखो, हट वाला भी पॉइंट लिखा हमने। तो हम लोग जान रहे कि जिन, देखो जैसे हमने कहा ठंडक, हमने कहा ठंडक, क लगा है अंत में, और ठंडक को महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते, एक वचन में है। और जैसे यहां पर हमने कहा
महत्व, महत्व में तव लगा है अंत में। गुरुत्व, गुरुत्व में तव लगा है अंत में। आप लोग पहचानो जरा चीजों को। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं यहीं पर जो लिखे हमने, उन एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई तवता पन हट वट, जैसे यहां पर ता लगा है, जैसे हमने कहा महत्ता, महत्ता ता अंत में लगा है। मित्रता, मित्रता में ता अंत में लगा है। तो जिन शब्दों को मित्रता छू नहीं सकते, मित्रता शब्द को, महत्ता शब्द को भी नहीं, घबराहट को भी नहीं छू सकते, हमने कहा जिन्हें महसूस कर सकते हैं केवल, छू नहीं सकते हैं, और एक वचन में रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहां पर जी, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों के अंत में ई तवता पन हट वट पाकावा सांतर आदि सब जुड़े होते हैं, उन्हें स्पर्श नहीं कर सके, केवल महसूस किए जाते हैं, वे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में होते हैं। उन्हें किस में शामिल करेंगे, भाववाचक संज्ञा में उन्हें शामिल करेंगे। नोट करके एक बात और बता देते हैं आपको हम लोग, इस बात को भी समझना हमारी। हमने कहा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में रहती है, एक वचन में होती है, एक वचन में होती है, किंतु किंतु यदि इसका बहुवचन बना दिया जाए, बहुवचन बना दिया जाए, बना दिया जाए, तो यह जातिवाचक, तो यह जातिवाचक संज्ञा, तो यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, बदल जाती है। हमने कहा एक वचन, एक वचन, हमने कहा बहुवचन, हमने कहा बहुवचन। हमने एक शब्द लिया अच्छाई, और हमने एक शब्द लिया अच्छाइया, अच्छाइया, अच्छाइया एक शब्द लिया, ये बहुवचन का। ये अच्छाई शब्द हमने कहा एक वचन में है, तो इसे हम लोग देखकर चलेंगे यहां पर जी, एक वचन में है और छू नहीं सकते, तो भाववाचक है, भाववाचक है, ये भाववाचक है अगर छू नहीं सकते। हमने कहा जो लेकर चले यहां पर अच्छाई है, सब छू तो नहीं सकते लेकिन बहुवचन में है, इस कारण से हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे यहां पर जरा, जातिवाचक। जब दिखाई ना देने वाली बहुवचन में चली जाए तो जातिवाचक है, और दिखाई देने वाली एक वचन में रहे तो भाववाचक है। जैसे हमने कहा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा बुराई, बुराई शब्द को छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, और एक वचन में है, ई भी अंत में जुड़ा है, एक वचन में ई भी अंत में जुड़ा है, केवल महसूस की जाती है, छू नहीं सकते, और एक वचन में है तो ही भाववाचक है। लेकिन महसूस करने वाला यदि हम लोग कहा बहुवचन में बदल दे तो क्या बनेगा, जातिवाचक। तो बुराई को देख रहे हैं हम लोग, बुराई शब्द एक वचन में महसूस किया जाता है तो क्या बनेगा, भाववाचक मिलेगा। फिर ये क्या मिलेगा हमें, भाववाचक। भाववाचक तभी तक है जब तक दिखाई ना देने वाला, छू नहीं सकते, और एक वचन में, तब तक भाववाचक। लेकिन छू नहीं सकते लेकिन वो बहुवचन में बदल जाए, जैसे बुराइयां, बुराइयां बहुवचन में है, तो अब ये क्या बना जी, बहुवचन में आ गया, छू नहीं सकते भले ही, जातिवाचक बना। तो जातिवाचक और भाववाचक में हमने अंतर किया कि जातिवाचक क्या है और भाववाचक क्या है। एक वचन में है, छू नहीं सकते, तो क्या है जी, भाववाचक। और हमने कहा छू नहीं सकते लेकिन बहुवचन में है तो क्या मिला हमें, जातिवाचक मिला। हमने जाना, यहां पर ध्यान दे जरा, भाववाचक को पढ़ा हमने, पहचान जाना जिसे छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, दिखाई ना देने वाली सदैव एक वचन में रहती है, जिन शब्दों के अंत में ई तवता पन हटवट पाकावा संतरय आदि जुड़े हो, वे क्या मिलेंगे हमें, भाववाचक मिलेंगे। उन्हें छू नहीं सकते हैं और उनके अंत में ये जुड़े हो, जैसे महत्ता ता अंत में जुड़ा है, घबराहट हट अंत में जुड़ा, बनावट हट अंत में जुड़ा, एक वचन में हो और छू नहीं सकते और अंत में ये सब जुड़े हैं, तो हमारा क्या मिल रहा है, भाववाचक। इस प्रकार से आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए भाववाचक में, अगर आप लोगों ने इन पहचान को याद किया हुआ है और इनका यूज करना सीख गए आप लोग, तो आप लोग भाववाचक के किसी भी वर्ड को कर जाओगे। हमने केवल आपको यूज करना बताया कि आप लोग यूज कैसे करोगे, इन्हें याद करो
और फिर पहचान करो जिनके अंत में ये जुड़े हैं कि उसे छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, और एक वचन में है या बहुवचन में, ये पहचान करो उसकी। यदि एक वचन में है, छू नहीं सकते, और अंत में इनमें से मिल रहा है, तो क्या मिलेगा हमें? भाववाचक। लेकिन अंत में ये हो ना हो, हमने कहा क्रोध के अंत में तो इनमें से कोई नहीं, क्रोध के अंत में क्रोध शब्द और भाववाचक है ये, लेकिन हमें इससे क्या पता लगा? भाववाचक। तो एक तो तरीका इनसे मिल जाएगा, इनसे भी भाववाचक मिलेगा, और छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, एक वचन में है, फिर इससे मिलेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, फिर इससे मिला, और एक वचन में हो, इससे मिला, फिर ये। तो हमने 2-3 तरीके से जानना, अंत में ये भी लगे हो तो उनसे भाववाचक ही निकाल लेंगे, और इन कंडीशन से भी, जिसे छू नहीं सकते, सदैव एक वचन में रहता हो, जो महसूस किया जाता हो, उनसे भी। जैसे क्रोध शब्द में हमने कहा छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। प्रेम शब्द महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते हैं प्रेम शब्द जी, तो ये भी क्या है जी? एक वचन में है, तो हमारा क्या मिला यहां पर? हम लोग कहेंगे भाववाचक। अंत में ये तो नहीं मिले, देखो, तो कुछ शब्द तो इनसे मिलेंगे और कुछ शब्द इनसे पहचानेंगे, तब जाकर के भाववाचक संज्ञा कंप्लीट पेपर में कर पाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं डिपेंड रहना कि केवल इन पर, इनसे भी मिलेंगे, ये भी बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, और इनसे भी पहचान करेंगे, दोनों ही तरीके याद रखना, भाववाचक कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी जी। अब देखो जरा, हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण हमने कहा ईमानदारी, ईमानदारी को देखो महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते। भलाई को महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते। अच्छाई को महसूस किया जाता है, छू नहीं सकते, और एक वचन में भी है। हमने कहा दोष को देखो, बुराई, बेईमानी, कपटी महसूस किए जाते हैं जी, और एक वचन में है, छू नहीं सकते, तो क्या मिला? भाववाचक संज्ञा। बीमार, स्वस्थ, अमीर, गरीब महसूस किए जाते हैं जी भी, और एक वचन में, तो क्या मिला हमें? भाववाचक संज्ञा। आकार बोधक भी हमें क्या मिलेगी? भाववाचक संज्ञा में शामिल होगी। हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा को जाना। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण दिखाते हैं कि निर्माण कितने प्रकार से होता है। 5 प्रकार से हमने नोट किया है, हम उस चीज को आपको दिखाते हैं जरा। देखिए, हमने इसे नोट कर दिया ताकि आपका टाइम यहां से बचा सके, लेंथी वीडियो ना हो जाए। हमने कहा भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करते हैं हम लोग। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से करते हैं। 5 प्रकार से: विशेषण से भाववाचक संज्ञा, क्रिया से, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा। मतलब हमें विशेषण मालूम होना चाहिए, तब जाकर के भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और हमें क्रिया मालूम होनी चाहिए, तब भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा का भी पता रहना चाहिए, तब भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम सीख कर रखना चाहिए, अव्यय सीख कर रखना चाहिए। मतलब भाववाचक संज्ञा को बनाने के लिए विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय और जातिवाचक संज्ञा की आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हो। आइए जरा, ये टॉपिक आगे सिखाएंगे हम आपको। अगर आपको नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं आते हैं तो आगे हम लोग सिखाने वाले हैं, आगे सीख लेंगे जरा, ठीक है। अभी यहां पर आप लोग देखिए जरा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा जानी हमने कि विशेषण, विशेषण होता है जो विशेषता बताता है, मोटे तौर पर बता रहे हैं, अभी डिटेल इसके आगे हम लोग जब टॉपिक चलेगा तब सब जानेंगे। जो विशेषता बताने वाला होता है, पहचान बताने वाला होता है, उसे विशेषण कहते हैं, और इससे भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। जैसे मीठा शब्द किसी की पहचान करा देगा, आलसी भी किसी की पहचान करा देगा, मूर्ख भी किसी की पहचान कराएगा, तो ऊंचा शब्द भी किसी की पहचान कराएगा, और सूक्ष्म मतलब छोटा है, ये भी किसी की पहचान कराएगा। मधुर बोलता है कोई तो मधुर बोलना उसकी पहचान है, अच्छा है कोई तो अच्छा है उसकी पहचान है। तो ये पहचान बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण। इनमें हम लोग देखो, मीठा में सा जोड़ दिया, मिठास, मिठास को महसूस कर सकते हैं, एक वचन में है केवल, तो क्या बना? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए विशेषण को। और देखो आलसी से, आलस से, आलस से केवल महसूस किया जाता है एक वचन में, और छू नहीं सकते, आलस्य को महसूस किया जाता है एक वचन में, तो क्या बना? भाववाचक। मूर्ख से मूर्खता बनी, तो मूर्खता पूर्ण जो होता है उसके कार्य होते हैं वहां पर, तो महसूस किए जाते हैं वहां पर। ऊंचा से ऊंचाई भी महसूस की जाती है, कितनी ऊंचाई पर व्यक्ति पहुंच गया, ये ऊंचाई भी महसूस की जा रही है वहां पर केवल जी। सूक्ष्म से सूक्ष्मता, ता प्रत्यय जोड़कर बना, ईतवता से। हमने कहा मधुर से मधुरता और माधुर्य, रय प्रत्यय जोड़ करके बना रखा, ता प्रत्यय जोड़ करके बना रखा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा से अच्छा ई प्रत्यय जोड़ कर बना रखा है, पीछे जो ई तव ता पनहट वट पड़े है वही प्रत्यय लगा करके हम लोग क्या बना रहे? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना रहे। तो विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा हम लोग बना सकते हैं। 5 प्रकार से हम लोग संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। पीछे पढ़कर चले आप लोग इसे, कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है: विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक। तो हमें अव्यय भी पता रहना चाहिए, सर्वनाम भी पता रहना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा भी सीख कर रखनी चाहिए, क्रिया भी सीख कर रखनी चाहिए, विशेषण भी, तब जाकर के भाववाचक संज्ञा बनेगी।
हमने 5 प्रकार के नाम लिए, तो 5 प्रकार को देखो आप लोग जरा। विशेषण से जाना, विशेषण के बाद क्रिया, क्रिया होता है काम का करना या होना, क्रिया है, काम किया जा रहा है या होना क्रिया है। हमने कहा घबराना, घबराना काम हो रहा है अपने आप, घबराहट का, घबराने का काम हो रहा है तो क्रिया है। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, हमारा काम कर रहे हैं जी हाँ, पढ़ने का। काटना, काटना भी एक क्रिया है, किसी को काटना भी क्या है, काम किया जा रहा है। तो काम का होना या किया जाना क्रिया होती है। और इन्हीं से क्या बना सकते हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। देखो घबराना में कौन सा प्रत्यय जोड़ दे, हट, घबराहट। पढ़ना में ई प्रत्यय जोड़ दिया, काटना में ई प्रत्यय कटाई, हारना में हार शब्द, जैसे क्रोध शब्द बताता ना, हार, हार को महसूस किया जा रहा है, केवल हार को महसूस। तो कुछ में प्रत्यय लगाकर बना रहे और कुछ बिना प्रत्यय के जो महसूस करने वाले एक वचन में रख दिए गए, उनको हम लोग क्या कह रहे, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार गिरना से गिरावट, वट प्रत्यय लगाकर। ढलना, ढलना से ढलान, ढलान महसूस किया जा रहा है, वहां पर ढलान है या नहीं वो भी महसूस किया जा रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक। यहाँ पर एक वचन में है और महसूस किया जाता है, ढलान। लिखना से लिखाई, ई प्रत्यय। और हंसना से हंसी, हंसी भी क्या है, एक वचन में है और महसूस की जाती है, उसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्रिया से भी पढ़ रहे हैं हम लोग और पीछे विशेषण से भी पढ़ी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आगे जान रहे हैं हम लोग जरा, भाववाचक संज्ञा तो प्रत्यय लगाकर भी बना रहे और अन्य शब्दों से भी। तो हम लोग देख रहे भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल भी पता लग रहे और उन्हें कर पा रहे हैं या नहीं, कि एक वचन है, ई तवता जुड़े हैं, महसूस कर पा रहे हैं या नहीं, उनसे हम लोग उन्हें देख पा रहे हैं। तो हम लोग जाने भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से भी बन रही है। जातिवाचक संज्ञा पीछे पढ़ा रखी है हमने जी, पीछे सीखना आप लोग जातिवाचक किसे कहते हैं। हमने कहा जातिवाचक, वीर एक जातिवाचक शब्द है, पीछे सीखना हम लोग उसे सिखा चुके हैं। इसमें ता प्रत्यय जोड़ा, वीरता, और आगे पशु में पशुता लगाया, इसमें ता प्रत्यय से लगा रहे, पुरुष तव, तव प्रत्यय से। तो हमने पीछे पढ़ा है ये कि हम लोग ई तव ता ये प्रत्यय जोड़कर, पन हट वट ये प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आप लोग बताइए, पशुता शब्द, यहाँ पर पुरुष शब्द, पुरुषत्व शब्द, ये महसूस किए जाने वाले, शत्रुता शब्द महसूस किए जाने वाले और ता प्रत्यय जुड़े हैं। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सारे एग्जाम्पल आपके सामने रखे, इन्हें कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर जी, और प्रयास करना समझने का इन्हें, क्या शत्रुता, शत्रु मतलब हमने जातिवाचक संज्ञा सीख रखी, समस्त का बोध करा रहा शत्रु, और ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ता प्रत्यय जोड़ने से शत्रुता को महसूस किया जा रहा है। अब छू नहीं पा रहे शत्रुता, कि उसके साथ साथ शत्रुता बनी हुई है, तो उसे महसूस किया जा रहा है, छू नहीं पा रहे उसे हम। तो ये महसूस करने वाले कोई क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भाववाचक संज्ञा। जैसे आगे भी बनाया हमने, सर्वनाम आप से आपा बनाया, अपना से अपनापन या अपनत्व बनाया, निज से ता प्रत्यय जोड़कर तव प्रत्यय जोड़कर बनाया, यहाँ पर सर्व से सर्वस्व, यहाँ पर अहम से अहंकार बनाया। तो ये सर्वनाम से भी बना रहे हम लोग। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए तो हमने यहाँ पर ध्यान देना। अव्यय, अव्यय क्या होता है, अव्यय हम टॉपिक सिखाएंगे आपको, सर्वनाम कैसा होता है, तब जाकर के मैटर समझ पाओगे आगे। बिना टॉपिक के हम लोग इसमें ज्यादा समझा नहीं पाएंगे आपको जी, क्योंकि आपको यही नहीं पता है सर्वनाम क्या होता है, तो हम लोग आगे बता कैसे पाएंगे वहां पर। इसलिए हम लोग यहाँ पर संज्ञा का टॉपिक आया था, तो संज्ञा के टॉपिक में कहाँ कहाँ से निर्माण कर सकते हैं वो प्रश्न तो बना सकते हैं अभी, लेकिन कुछ चीजें जो रह जाएगी, जैसे ही आप लोग हिंदी को करोगे, क्योंकि हिंदी लिंक होती है आपस में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ। आपने अगर वर्णमाला को ठीक से सीखा है तो आप लोग क्या कर पाओगे, संधि अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने संज्ञा सर्वनाम को ठीक से सीखा है तो विशेषण सीख पाओगे। अगर संज्ञा सर्वनाम ही मालूम नहीं है तो विशेषण भी सीख पाएंगे। तो टॉपिक आपस में कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं। इस कारण से हम लोग ध्यान दें इन चीजों का, कि हम लोग हिंदी को अगर सारे टॉपिक सीख कर रखे, तब जाकर के टॉपिक ठीक ठाक तरीके से आप लोग कर पाओगे पेपर में। एक टॉपिक सीख रखा, दो टॉपिक सीख रखे, तीसरा आता नहीं है, तो हिंदी कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, क्योंकि हिंदी आपस में लिंक होती है। तो याद रखेंगे इस बात को। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हमने जल्दी में जो चीजें आपको समझाई है, इसलिए समझाइए क्योंकि यहाँ से हम लोग ज्यादा आपको सिखा नहीं सकते, क्योंकि आप लोग उन टॉपिकों की पहले जानकारी रखोगे। सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है, अव्यय क्या होता है। हम लोग जैसे अव्यय पे पहुंचे हैं, यहाँ पर कहाँ है अव्यय, ये रहा। अव्यय क्या होता है, जब इनकी नॉलेज होगी तभी आप लोग कर पाओगे। अव्यय मतलब अविकारी होता है। अविकारी मतलब जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे अव्यय कह रहे हैं। जिसका रूप नहीं बदल सकता उसे क्या पढ़ रहे, अव्यय कहकर चल रहे। हमने कहा दूर शब्द को हम लोग किसी के भी साथ रख ले, लड़का दूर पड़ता है, लड़की दूर पड़ती है, दूर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लड़का पढ़े या लड़की पढ़े, वह दूर रहता है, वह दूर चला गया है। तो इनसे दूर अपना अर्थ जो का तू रखता है, कहीं किसी के साथ रख लो। जैसे हमने कहा ऊपर शब्द अपना जो का तू रखता है, अर्थ किसी के साथ रख लो। तो जिनके अर्थ में कोई चेंज ना कर सके, जिनके रूप कोई बदल ना सके, ना तो वचन के आधार पर बदल सके,
ना लिंग के आधार पर बदल सके, उन्हीं को क्या पढ़ते हैं हम लोग, अव्यय या अविकारी। जैसे वह ऊपर रहता है, वह ऊपर खेलती है, हमने कहा वह ऊपर खेलती है, वह ऊपर पढ़ता है, तो ऊपर के साथ कुछ भी लगा ले, ऊपर का शब्द ऊपर ही है, उसका कोई दूसरा अर्थ निकलता ही नहीं। तो जिसका कोई अर्थ ना बदलता हो वे सारे क्या है जी, अव्यय है। ना तो वचन के आधार पर बदल ले, ना लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर बदल पा रहे, जिसका रूप ना बदल पाए वो क्या कहलाया, अव्यय। दूर शब्द, ऊपर शब्द को, शीघ्र शब्द को, वह शीघ्र पढ़ता है, शीघ्र खेलता है, शीघ्र जाता है, शीघ्र खाता है, तो शीघ्र को किसी भी के भी साथ लगा रहे, शीघ्र अपना अर्थ रखता है कि तेज, जल्दी, यही तो अर्थ रख रहा है, इसके अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ये किसी के भी साथ लगा दो, तो जिसके रूप पर कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। इसलिए, और इनकी में कोई प्रत्यय लगा दे, जैसे दूर में ई प्रत्यय लगाया, ऊपर में ई प्रत्यय लगाया, शीघ्र में ता प्रत्यय लगाया, अल्प में ता प्रत्यय लगाया, निकट में ता प्रत्यय लगाया, अंदर में ई प्रत्यय लगाया, शाबाश में ई प्रत्यय लगाया, तो अव्यय के अंत में प्रत्यय लगाए हमने। दूरी को महसूस किया जाता है, ऊपरी, ऊपरी मतलब महसूस, शीघ्रता तेजी कर रहा है, महसूस की जा रही है, अल्पता कम, यहां पर जी महसूस किया जा रहा है, निकटता पास है, ये पास है वहां पर चीजें तो महसूस की जा रही है। तुम लोग जिसे छू नहीं सकते केवल महसूस करते हैं और सदैव एक वचन में हो, उसी को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये था भाववाचक संज्ञा का टॉपिक आपका जो हम लोगों ने पढ़ा है। आगे संज्ञा का रूपांतरण है, संज्ञा का रूपांतरण नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे हम लोग कि संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है। और भाववाचक संज्ञा आप लोगों ने पढ़ी है, इसका प्रयास करना आप लोग, इसे एक बार सुनना अच्छे से और उसके बाद फिर एक बार फिर से रिवाइज करना, तब नेक्स्ट बार आप लोग जब इसके नोट्स बना दोगे एक बार, तो बनाने के बाद में आपको कहीं से भी संज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग देख लेना, आप लोग संज्ञा आराम से करने लगोगे अगर आप लोगों ने एक बार अच्छे से इन्हें समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रिवाइज कीजिए जो भी पेपर आपके आ रहे हैं, और जहां पर भी हिंदी पूछी जा रही आपके लिए हिंदी पर्याप्त है। ये धन्यवाद।